हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में, जिसका नाम है इन रेफरेंस टू एसेंट, विदहोल्डिंग और रिजर्वेशन ऑफ बिल्स बाय द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जजमेंट गवर्नर और प्रेसिडेंट के बिल प्रोसेसिंग पावर को क्लियरली डिफाइन करता है, स्पेशली तमिलनाडु गवर्नर के कंट्रोवर्सी वाले कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पूरे इशू के बैकग्राउंड को समझने से। तमिलनाडु असेंबली ने बहुत सारे बिल्स को पास किया, लेकिन गवर्नर ने उस पर कोई फाइनल एक्शन ही नहीं लिया। ना उन्होंने बिल्स को एसेंट दी, ना रिटर्न किया, और बहुत सारे बिल्स को उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब इससे एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक क्रिएट हो गया। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, ये कहकर कि गवर्नर डेलिबरेटली डिले कर रहे हैं। नाउ इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर के द्वारा किया गया डिले अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और गवर्नमेंट एक इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी भी बिल को पेंडिंग नहीं रख सकते। उन्हें मैक्सिमम 3 मंथ्स में या तो रिटर्न करना होगा या फिर उस पर असेंट देनी होगी या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना होगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि तमिलनाडु के जितने भी बिल्स एक लॉन्ग टाइम के लिए पेंडिंग थे, उनको डीम टू हैव बीन रिटर्न मान लिया गया। मतलब कि उन्हें मान लिया जाएगा कि वो पहले से ही जो गवर्नर थे वो उसको रिटर्न कर चुके थे। ये एक हिस्टोरिक स्टेप था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेटिव डेडलॉक को खत्म किया था और इस जजमेंट की इंपैक्ट बहुत सीवियर थे। इसलिए प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 दैट इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का यूज किया और सुप्रीम कोर्ट से 14 कॉन्स्टिट्यूशनल सवालों को पूछा, जिससे कि गवर्नर और प्रेसिडेंट की जो बिल प्रोसेसिंग पावर्स हैं उनको क्लैरिफाई किया जा सके। President had asked these 14 questions from the Supreme Court. You can refer these 14 questions one by one. Now let's move forward. तो चलिए अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इस बारे में क्या कहते हैं। आर्टिकल 200 जो कि गवर्नर को बिल रिलेटेड पावर्स देता है, वो गवर्नर को 4 ऑप्शंस देता है। या तो बिल को एसेंट दे दें, या रिजेक्ट कर दें जिसको हम विदहोल्ड करना बोलते हैं, या फिर बिल को रिटर्न कर दें असेंबली को फॉर रिकंसिडरेशन, या फिर प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट रिजर्व कर दें। यहाँ पर 4 ऑप्शंस के अलावा कोई 5th ऑप्शन प्रोवाइडेड नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आर्टिकल 200 कोई टाइमलाइन प्रोवाइड नहीं करता है कि कितने समय के अंदर गवर्नर को ये एक्शंस लेने हैं। वही आर्टिकल 201 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो भी आपके बिल पर एसेंट भी दे सकते हैं और उसको विदहोल्ड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आज वाले जजमेंट के बारे में, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जवाब है उन 14 क्वेश्चंस के लिए जो प्रेसिडेंट ने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट से पूछे थे। आज की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉकेट वीटो इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। गवर्नर किसी भी बिल पर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनएक्टिव नहीं रह सकते। उनको 200 में दिए गए 4 ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो यहां पर वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का वायलेशन होगा। तो जैसा अभी हमने पढ़ा कि आर्टिकल 200 कोई भी टाइमलाइन फिक्स नहीं करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वाले केस में 3 मंथ्स का एक टाइमलाइन प्रोवाइड किया था। तो प्रेसिडेंट ने एक सवाल किया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई टाइमलाइन फिक्स कर सकता है। उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है और सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसी टाइमलाइन फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद कोई टाइमलाइन प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन यहाँ पर एक इंडेफिनाइट डिले भी नहीं करा जा सकता, और अगर इंडेफिनाइट डिले होता है तो वहां पर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन था री इनेक्टेड बिल के बारे में, कि अगर गवर्नर ने एक बार बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर दिया और असेंबली ने दोबारा से बिल को पास कर दिया, तो क्या गवर्नर दोबारा एसेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। यहाँ पर या तो गवर्नर उसको एसेंट देंगे या फिर उसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं, पर वापस से विदहोल्ड एसेंट नहीं की जा सकती। अब अगर कोई भी बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया गया है तो उस पर प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक रीजनेबल टाइम में उस पर एक्शन ले, और अगर डिले हो रहा है तो उसके लिए रीजंस को रिकॉर्ड किया जाए, और अगर एक्सट्रीम डिलेज होते हैं तो वहां पर स्टेट्स उनके एक्शन को चैलेंज कर सकती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली कि डीम्ड एसेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जो तमिलनाडु वाले जो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जितने भी बिल हैं उनको डीम टू हैव बीन रिटर्न मान लिया जाएगा, तो वहां पर एसेंट मान ली गई थी। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ऐसा नहीं मानेंगे, क्योंकि डीम्ड एसेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेटिव फंक्शंस नहीं कर सकती, बिकॉज इट विल बी द वायलेशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ जुडिशियरी एंड द लेजिस्लेशन।
Now, these are the key principles which you can refer to revise the judgment properly. Now, let's understand the impact of this judgment. It will help to prevent the misuse of governor's power, protect legislative supremacy, strengthen cooperative federalism, reduce political obstruction, and ensure smoother governance across the states. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको समझ आया है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.